नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोले तो गाहे बगाए आपको ये सुनने में मिल जाता होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि भैया प्रधानमंत्री तो सबके हैं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर पत्रकार होने के नाते और भारत का एक नागरिक होने के नाते भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी इस पूरे देश के प्रधानमंत्री, भारत के तमाम नागरिकों के प्रधानमंत्री है। और इस देश के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान ने, इस देश के लोकतंत्र ने हमें वो अधिकार दिए हैं, वो ताकत दी है कि हम अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा सके, उनकी गलतियों को सामने ला सके। अगर नरेंद्र मोदी साहब कहीं कोई गलती करते हैं तो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बता सके, सचेत कर सके। लोकतंत्र में सरकार को आईना दिखाना ये सबसे बड़ा अधिकार होता है, तो निश्चित तौर पर उस अधिकार का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। लेकिन क्या हो कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप प्रधानमंत्री को लेकर कोई सवाल पूछे और वो तल्ख शब्दों में, नाराज होकर, गुस्से में आपको ये कहते हुए नजर आए कि भैया तुम हमारी पार्टी की चिंता क्यों करते हो। और ये कोई और नहीं बोला, ये देश के गृह मंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार भी चलाते हैं, संगठन भी चलाते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक सवाल पूछा गया। नरेंद्र मोदी को लेकर पूछे गए सवाल से इतने चिढ़ गए अमित शाह कि वो पत्रकारों के साथ तुम की भाषा में बात करने लगे और ये भी कहते हुए नजर आए कि तुम हमारे पार्टी की चिंता मत करो। अब सवाल उठता है कि भैया प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के सिर्फ थोड़ी हैं, वो तो पूरे देश की पूरे देश के लोगों के हैं, इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के हैं। इस देश के तमाम राजनीतिक दल जब भी नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो उनके आगे प्रधानमंत्री तो लगेगा। संसद के अंदर भी जब उनकी आलोचना की जाती है तो इसी शब्दों के साथ की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं तो हैं, और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को लेकर एक सवाल पूछा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह चिढ़ क्यों जाते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य, देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजने वाले यानी 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश तक, और उसके बाद उस राज्य जहां कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल, तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हाहाकार क्यों मचा हुआ है, हंगामा क्यों मचा हुआ है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींदें उड़ रही है और इतने ज्यादा वो परेशान हो गए हैं कि सवाल पूछो तो झल्ला जाते हैं, सवाल पूछो तो नाराज हो जाते हैं, सवाल पूछो तो बिफर जाते हैं, सवाल पूछो तो गुस्से में आ जाते हैं। तो एक एक करके इन तथ्यों को मैं आपके सामने इस स्टोरी में रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कीजिए, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दो चार दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों के पास भी हमारे वीडियो को पहुंचाइए और उनसे भी अपील कीजिए, आग्रह कीजिए कि वो हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कर सके। तो मैं एक एक करके पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्या बवाल मचा हुआ है इसको आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत अमित शाह वाले वाक्य से करूंगा। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सवाल पूछने की आदत छूट गई, और इसलिए जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम देश के किसी राज्य में होते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम देश के किसी राज्य में होते हैं, तो बीजेपी का जो मीडिया सेल, चाहे वो संजय मयूख हो, चाहे वो अनिल बलूनी हो, वो कोशिश करते हैं कि दिल्ली से बीजेपी के पत्रकारों को ले जाया जाए ताकि वो बहुत ज्यादा तीखे सवाल ना पूछे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलेंस बना रहे। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होता है, कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पत्रकार, रिपोर्टर, आप उनसे 10 बार उनसे कहेंगे कि आप ठीक है ये पूछिए, लेकिन बीच में एक आध बार वो जनता से जुड़े सवाल वो जरूर पूछ लेगा। लेकिन चूंकि भाजपाइयों को आदत नहीं रही, अमित शाह को आदत नहीं रही इस तरह का नकारात्मक सवाल सुनने की, तो चिढ़ जाते हैं। अब दौर अचानक ये आ गया है कि रिपोर्टरों में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रह गई, और हिम्मत इसलिए नहीं रह गई क्योंकि उनके संपादकों ने, उनके मालिकों ने घुटने टेक दिए हैं। जिस दिन ये मालिक जो है वो तनकर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन उनके संपादक तन के खड़े हो जाएंगे,
मुलाकात करने के लिए लाइन में लगे तैयार नहीं मिलेंगे, मुलाकात करने के लिए बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख अनिल बलूनी से मुलाकात करने के लिए लाइन में लगे नहीं होंगे, बीजेपी के कार्यालय जाना छोड़ देंगे, उस दिन रिपोर्टर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछना शुरू कर देंगे। सत्ता की चाटुकारिता वाले सवाल सवाल नहीं होते, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, पश्चिम बंगाल के दौरे पर है हमेशा। एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि भैया 2014 में जब आप सत्ता में आए थे, तब आपने एक नियम बनाया था 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाने वाला। तो अब आपके संगठन में प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया कि कई लोग हो गए हैं 75 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर गए हैं, तो क्या वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? क्या वो वानप्रस्थ लेंगे? अब तो सनातनी शब्द है वानप्रस्थ, भैया संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे? सीधा सवाल पूछा गया था अमित शाह से कि 75 वर्ष का नियम तो आपने खुद ही बनाया था, सीधा जवाब भी दे सकते थे। इस जवाब को टाला भी जा सकता था, इस जवाब के कई पहलू भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं बताऊंगा आपको। और फिर वो तुम तराक में उतर गए कि तुम बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। सवाल पूछा गया देश के गृह मंत्री अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से, जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ मिलकर ये 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाने का नियम बनाया। इस नियम का इस्तेमाल करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया, इनको मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। इन्हीं नियम का इस्तेमाल करते हुए कलराज मिश्रा हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, संतोष गंगवार हो, ना जाने कितने नेताओं को घर पर बिठा दिया गया 75 वर्ष के नियम को लागू करते हुए। और जब सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर गए, तो अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा। एक रिपोर्टर ने हिम्मत कर ली, एक पत्रकार ने हिम्मत कर ली कि भैया 2014 के बाद तो आप ही ने नियम बनाया था कि 75 वर्ष की उम्र में रिटायर होने का, तो आपके यहाँ तो कई लोग पूरे हो गए, तो क्या वो संन्यास लेंगे? क्या वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? क्या वो वानप्रस्थ लेंगे? अमित शाह तुरंत तुम पर उतर जाते हैं और कहते क्या है कि तुम बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? वो भूल गए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। और पत्रकारों को ये सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है कि जो नियम आपने बनाया उस नियम को ही क्यों नहीं लागू कर रहे? अब भैया राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो इतना बवाल हुआ, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, क्या बीजेपी ने सवाल नहीं पूछा? समाजवादी पार्टी के अंदर एक जमाने में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव जो बड़ा बवाल हुआ, घमासान हुआ, रोजाना उठकर सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान नहीं देते थे। इस देश के किसी भी राजनीतिक दल के अंदर कोई भी घमासान हो जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश नहीं करते थे? तो आपकी पार्टी के अंदर एक नियम बना सत्ता में बैठने वाले नेताओं के लिए। अब प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनके लिए नियम बन गया भाई 75 वर्ष में रिटायर में हो जाना चाहिए, क्योंकि नियम खुद ही उन्होंने बनाया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सवाल पूछने की आदत, अब सवाल सुनने की आदत रही नहीं है। तो जब भी कोई इस तरह का गुगली सवाल आ जाता है, जब भी कोई इस तरह का सही मायनों वाला सवाल आ जाता है, तो बीजेपी के तमाम नेताओं की यही हालत हो जाती है। अमित शाह तो इससे पहले भी कई बार झल्लाते हुए नजर आए। असम में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, कई अन्य राज्यों में चले जाइए, जहां कोई एकाध रिपोर्टर कोई टेढ़ा-मेढ़ा, और टेढ़ा-मेढ़ा भी सवाल क्या कहेंगे उसको, सीधा सवाल होता है। सवाल पूछ लेते हैं, तो ये झल्ला जाते हैं, बौखला जाते हैं और तुम पर उतर जाते हैं। ये बताता है कि वो कितने ज़्यादा घबराए हुए हैं, कितने ज़्यादा व्याकुल हैं, कितने ज़्यादा बेचैन हैं। और ये ज़्यादातर कई बार आप देखे होंगे, संसद में भी एक बार उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो को अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक रिपोर्टर सवाल पूछे तो देश के गृह मंत्री को अधिकार किसने दिया कि वो उस रिपोर्टर के साथ तुम करके बात करें। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसके बारे में आपका क्या मानना है। लेकिन एक बात, बड़ी बात, जैसे मैंने कहा बवाल, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वाला जो विवाद छिड़ गया है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री लगातार खुद ही बेचारे एक के बाद एक बैठक किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश भेजा गया, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। तो उत्तर प्रदेश का बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ, रमापति राम त्रिपाठी, सलमणि त्रिपाठी, ब्रजेश पाठक, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राजनाथ सिंह, तमाम लोगों की इसमें एंट्री होती जा रही है एक के बाद एक। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, पूरी की पूरी भाजपा घबराई हुई है, माघ मेला के आयोजन की तैयारियां पूरी नहीं हुई है,
3 जनवरी से शुरू होना है, 3 जनवरी को पहला स्नान होना है और वहां अभी भी 35 से 40% तैयारियां पूरी नहीं हुई है। क्यों? यूपी के राजनेता आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का गेम खेलने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली दरबार की जो लड़ाई है वो जारी है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस गुजराती लॉबी की जो लड़ाई है वो जारी है और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता है कि वाराणसी का चुनाव भी फंस सकता है। इस आशंका ने प्रधानमंत्री को डरा दिया है। लेकिन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो संगठन भी चलाते हैं, सरकार भी चलाते हैं, वो अमित शाह इस पूरे परिदृश्य से गायब नजर आ रहे हैं। आप तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वो इस पूरे परिदृश्य से आखिर क्यों गायब नजर आ रहे हैं। और अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पर आता हूं। चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर एक तरह से झंडा बुलंद कर रखा है तृणमूल कांग्रेस ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। खास तौर पर ममता बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर, कि भाजपा ने एआई की मदद से 54 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। ये एआई का दुरुपयोग करने का एक बड़ा आरोप जो है वो ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। डिजिटल हेरफेर का आरोप लगा रही है और अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की। उस बैठक में बकझक हुई, तीखी बहस हुई। उस बैठक में क्या हुआ और उसके बाद बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हुए नजर आए, इसको विस्तार से एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश में। ये जो चुनाव आयोग का खेला है, एक तरफ तो बीजेपी में हड़बड़ी मची हुई है, लेकिन चुनाव आयोग का खेला भी बड़ा दिलचस्प चल रहा है। एसआईआर अभियान चल गया, एसआईआर अभियान खत्म हो गया, ड्राफ्ट सूची आपको जारी करनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया कि भैया जो जो ड्राफ्ट सूची जो जारी होनी थी, अब वो 6 जनवरी को जारी हो, यानी लगभग लगभग एक सप्ताह बाद। तो भैया जो आंकड़े आपके पास आ गए, जो डेटा आपके सामने आ गया, वो एक सप्ताह तक करोगे क्या? क्या उसमें हेरफेर करोगे? क्या उसमें एआई का इस्तेमाल करोगे? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे? क्या उसमें उस तरह का गड़बड़-झाला करोगे जिस तरह के आरोप आप पर लगाए जाते हैं? आखिर ये एक सप्ताह का इंतजार आप क्यों करवा रहे हो? और इस पर कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल क्या लिखा है? जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत व परिणाम घोषित करने में देर होने से जनता को आशंका होती है, वैसी ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टाले जाने से हो रही है। कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ न जाए, ध्यान रहे इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने है, संज्ञान में लिया जाए। यानी उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, जो पीडीए प्रहरी के नाम से बनाए हैं, उनको उन्होंने संदेशा दे दिया कि भैया एसआईआर की जो लिस्ट, जो ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को चुनाव आयोग जारी करेगा, नजरें बनाए रखना। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो तुरंत चुनाव आयोग को बेनकाब करना है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खोलनी। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हलचल के बारे में मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन दिल्ली का राजनीतिक हलचल बिल्कुल ही अलग मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस ब्राह्मण वाला जो विवाद है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले छोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद है। चुनाव लड़ने जीतने के लिए उनको ब्राह्मण मतदाताओं के वोटों की जरूरत है। अब वो प्रधानमंत्री 2029 में अमित शाह तो कह चुके हैं कि फिर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, 75 वर्ष का नियम उयम तो सब गया, खत्म। लेकिन उनको फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद बनना जरूरी है। और अगर ब्राह्मण यूपी में नाराज रहेंगे तो फिर वो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव कैसे जीत पाएंगे? तो आप ये ध्यान से देखिए, जब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, 24 दिसंबर को पंकज चौधरी को दिल्ली में बुलाकर उनसे मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि अगले दिन उनको लखनऊ ही जाना था तो लखनऊ में मिल लेते, लेकिन खैर मिलते हैं। 25 दिसंबर को फिर वो लखनऊ जाते हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं और जैसे ही वो उस कार्यक्रम से उठते हैं, पंकज चौधरी से योगी आदित्यनाथ एक प्रेस रिलीज जारी करवा देते हैं। भाजपा के इतिहास में ऐसा प्रेस रिलीज इससे पहले कभी जारी नहीं हुआ। उसका डैमेज कंट्रोल, क्योंकि प्रधानमंत्री को समझ में आ जाता है कि भैया ये तो बैकफायर कर जाएगा, तो फिर आनंद फानन में ब्रजेश पाठक को कहा जाता है और ब्रजेश पाठक और वाराणसी के मेयर 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरें आती हैं,
इसके जरिए नरेंद्र मोदी ब्राह्मण मतदाताओं को एक राजनीतिक संदेशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पंकज चौधरी मथुरा पहुंच जाते हैं और बयान दे देते हैं। अब तो मुंह से बोल देते हैं, पहले तो प्रेस रिलीज थी, फिर मुंह से बोल देते हैं। मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री इस पूरे खेले को समझ जाते हैं। अब उनकी समझ में नहीं आता कि जाए कहाँ। अमित शाह इस पूरे प्रदेश में आ नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन पहले उन्होंने ही कहा था कि आप चुनाव तक बने रहिए। तो फिर वो रिपोर्ट लेने के लिए 30 दिसंबर को लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बुला लेते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं। आने वाले दिनों में वो महेंद्र नाथ पांडे को भी बुला लेंगे। तो एक तरफ जहां अमित शाह पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई को साधने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन माहौल उनको समझ में आ गया कि भैया ये बिहार नहीं है जहां तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया। ये बिहार नहीं है जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आपसी लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ ममता बनर्जी आखिरी समय तक आपसे लड़ती हुई नजर आएगी। तो उनकी बौखलाहट बौखलाहट बढ़ती जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक घमासान है वो कौन सा मोड़ लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये जो राजनीतिक घमासान है, वो थमने वाला नहीं है। तो अपने तमाम दर्शकों से मैं अपील करूँगा कि वो कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराएँ। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।